So, hello students. So, without wasting time, let's start with our chapter. चैप्टर का नाम होगा, चैप्टर का नाम इज बच्चों लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. तो अब ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों लोग, आपको मजा आएगी पढ़ने में. जस्ट फोकस हियर. इफ यू वांट टू एंजॉय दिस, जस्ट फोकस हियर. ठीक है. तो सबसे पहले आई विल से व्हाट डू यू मीन बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. क्या है बच्चों लोग? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये एक. व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज या ऐसा थिंग जो आपको किसी दूसरे को पे करने में हेल्प करता है या फिर किसी से पे करने अमाउंट रिसीव करने में हेल्प करता है एट सम फ्यूचर डेट. सो दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. अब को बोलेगा व्हाट इज नेगोशिएबल? नेगोशिएबल मतलब मियरली ट्रांसफरेबल. एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर हो सकता है, दे सकते हैं हम. और दूसरा इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी चीज होती है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट. तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल चीज है जो आपको हेल्प करेगी किसी से पैसा रिसीव करने में या किसी को पैसा पे करने के लिए. ठीक है. दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इट इज गवर्न्ड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. ठीक. देखिए ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये एग्जामिनेशन में 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है. तो 1881 सीधा 18 और उल्टा 18. ठीक है. 18 उल्टा 18. ठीक. ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसके लिए मैंने आपको ये बताया. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेज दैट दिस, जो भी हम चीजें पढ़ने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, वो सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के द्वारा पढ़ने वाले. एक्ट का मतलब एक कानून बना है इसके लिए. अब कोई पूछेगा सर व्हाई हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इसका रीजन आप बताइए. तो हम धीरे धीरे उस रीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे. बट अभी फिलहाल फोकस कीजिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो इस एक्ट के द्वारा गवर्न किया गया है, इस एक्ट के अंदर आ जाता है. जो भी हम इससे रिलेटेड चीजें सीखेंगे सब कुछ इस एक्ट के अंदर आएगा. ठीक है. तो अब एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, और भी क्या क्या होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. चेक है, ड्राफ्ट है. ठीक है. चेक, ड्राफ्ट, देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, certificate of deposit, then this bills of exchange. These are all examples of negotiable instrument. ये सारे examples हैं negotiable instrument के. चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. ऑल दिस आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब दिस आर यूज्ड टू pay to some person or receive the amount from some person, and these are negotiable. That is means transferable from one person to another. एक person से दूसरे person को ट्रांसफर कर सकते हैं. That is negotiable. और इंस्ट्रूमेंट का मतलब चीज होता है, जैसे चेक एक इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल ड्राफ्ट है, सर्टिफिकेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये खुद भी एक इंस्ट्रूमेंट है. बट ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है. और इसको कौन गवर्न करता है सर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. बार बार मैं इस चीज पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये एग्जाम में पूछी गई है और 1 मार्क की रिपीटेडली पूछी गई है. इसके लिए आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है, ध्यान रखना जरा. ठीक है. तो अब बच्चे पूछ रहे होंगे सर ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अब होता क्या है? व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज? ठीक है. वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान दीजिए. सो ये आप नोट डाउन करिएगा. ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है. और एग्जांपल्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्या क्या है, ये सब एग्जांपल्स हैं पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के. तो ये आप देख लोगे, इसको मतलब आप लिख लेना. लिखते हुए आप, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, अगर आपको समझना है चीज़ों को तो लिखते हुए समझिए.
तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो नाउ हम जरा आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। ठीक है, चलिए, तो होता क्या बच्चे लोग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों जरूरी है और ये इसको एक्ट ने क्यों गवर्न किया है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें हम सीखने वाले हैं वो सब हम देखेंगे अभी। तो फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, कुछ चीजें मैं बोलूंगा अभी, आपको फोकस करके बहुत ही ध्यान से सुनना है, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर आप ध्यान से सुने तो बहुत ही इजी चैप्टर लगेगा। ठीक है, अब ये कोई बोलेगा सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने चेक तो देखा है, ठीक है, हमने ड्राफ्ट भी देखा है, ड्राफ्ट मतलब डीडी होता है वो भी देखा है सर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो एक सर्टिफिकेट की तरह था वो नहीं देखा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं देखा कैसा होता है। आपको इस चैप्टर में आपको सब कुछ देखने मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, आई एम टेलिंग यू समथिंग बेस्ड ऑन विच यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलिए, सपोज देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज मिस्टर पापा। कौन बच्चा लोग? मिस्टर पापा। ये मिस्टर पापा जो है ये नया नया आया हुआ है अपने एरिया में, उमरगांव में। ठीक है, और मिस्टर पापा wants to purchase goods, उसको गुड्स खरीदना है। मिस्टर पापा को क्या करना है? गुड्स खरीदना है। गुड्स का मतलब आपको पता होगा, चीजें, वस्तुएं, तो गुड्स खरीदना है। ये गया एक दुकान वाले के पास, दुकानदार के पास, जिसका नाम था मिस्टर काका। क्या नाम था? मिस्टर काका। कौन है मिस्टर काका? सर मिस्टर काका इज सेलर, जो गुड्स बेचता है। मिस्टर पापा कौन है? ये नया नया आया है, इसको गुड्स खरीदने हैं। अब कौन से गुड्स खरीदने हैं? इसको जो रिक्वायरमेंट होगा वो गुड्स खरीदने, क्योंकि ये नया नया आया है। तो मिस्टर पापा को गुड्स खरीदना है, मतलब आई विल से ही इज बायर। बराबर बच्चे लोग, आई विल से ही इज बायर, ये बायर हो जाएगा। और ये गुड्स खरीदने के लिए किसके पास जा रहा है? मिस्टर काका के पास। अब नाम से पता चल रहा है ये बहुत ही जुना आदमी है, बहुत ही तजुर्बे वाला होगा, और ये नया है इस शहर में, जगह में। तो मिस्टर पापा जाता है मिस्टर काका के पास। ठीक है, क्या करने? गुड्स खरीदने। कौन? मिस्टर पापा जाता है मिस्टर काका के पास, क्या खरीदने? परचेज गुड्स। और कितने रुपए के गुड्स खरीदने थे इसको? 50,000, 50,000, 50,000 के गुड्स खरीदने थे। तो अभी मिस्टर पापा जाया मिस्टर काका के पास। मिस्टर पापा बोलता है मिस्टर काका को कि मिस्टर काका मुझे ना गुड्स चाहिए, 50,000 के चाहिए। तो मिस्टर काका क्या बोलता है? ठीक है ना, ले लो। तो मिस्टर पापा बोलता है सर काका पैसा नहीं है। तो काका बोलता पैसा नहीं है तो गुड्स भी नहीं है ना, पैसा होना चाहिए आपके पास। तो मिस्टर पापा बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उधारी दे दो, 1 महीने बाद दे दूंगा, 2 महीने बाद दे दूंगा। पर ये तजुर्बे वाला इंसान है, तो ये इसने गुड्स इसको उधारी नहीं दी। ठीक है, फिर 2 दिन बाद आया, ये चला गया उस दिन। फिर 2 दिन बाद आया 50,000 रुपये लेके, इसने इसको पैसे दिए, इसने इसको गुड्स दे दी, इसने इसको बेच दिया। ठीक है, अब इसी तरह 2-3 बार परचेस हो चुका है, 2-3 बार मिस्टर पापा मिस्टर काका से खरीद चुका है गुड्स। ठीक है, तो अब क्या होता है, धीरे धीरे मिस्टर पापा और मिस्टर काका का रिलेशन बनते जाता है। रिलेशन बनते जाता है, इसका मतलब ये और ये एक दूसरे को भी पहचानने लगे। तो जब ये और ये एक दूसरे को पहचानने लगे, तो अब 8-10 ट्रांजेक्शन होने के बाद, 8-10 बार गुड्स खरीदने के बाद, ये गुड्स बेचने के बाद, मिस्टर काका को थोड़ा मिस्टर पापा पे क्या हो जाता है? भरोसा हो जाता है। ठीक है, अब मिस्टर पापा और मिस्टर काका काफी अच्छे कस्टमर और सेलर रिलेशनशिप में हैं दोनों, मिस्टर काका और मिस्टर पापा। अब क्या होता है, थोड़े दिनों बाद फिर से मिस्टर पापा मिस्टर काका के पास जाता है और बोलता है काका मुझे 30,000 रुपए का गुड्स उधारी चाहिए। तो काका बोलता है ठीक है चलेगा, 30,000 का मैं तेरे को उधार देता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मिस्टर काका ने
जो मिस्टर पापा को उधार दिया 30,000, हाँ ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मिस्टर काका ने जो मिस्टर पापा को 30,000 रुपए का जो उधार दिया है, इसका कोई प्रूफ मिस्टर काका के पास है क्या कि इन फ्यूचर मिस्टर पापा अगर नहीं पे करता है मिस्टर काका को, अगर मिस्टर पापा नहीं पे करता है मिस्टर काका को, तो क्या मिस्टर काका केस कर सकता है इसके खिलाफ? ध्यान से सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बातों को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा मैं क्या समझा रहा हूं आपको। कैसा हो गया था, मिस्टर पापा और मिस्टर काका दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। मिस्टर पापा मिस्टर काका के पास गया, भाई 50,000 का गुड्स दो, तो उसने नहीं दिया। उसने बोला कि पहले पैसा लाओ फिर गुड्स मिलेगा। ऐसे ही करते करते इनका पहचान बढ़ते गया, पहचान बढ़ते बढ़ते उसके बाद में क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद पहचान अच्छी हो गई तो मिस्टर काका ने मिस्टर पापा को 30,000 का उधार दे दिया काफी दिनों बाद। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या मिस्टर काका ने जो मिस्टर पापा को ₹30,000 रुपए का उधारी दिया है, क्या अगर मिस्टर पापा ये 30,000 रुपए नहीं देता है मिस्टर काका को, तो क्या मिस्टर काका इसके ऊपर केस कर सकता है कोर्ट में जाके ये 30,000 रुपए निकालने के लिए? दैट इज माई क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल चीज है, ये प्रैक्टिकल चीज है। अगर दुकानदार है फॉर एग्जांपल, और आपके यहां से कोई उधारी लेके चले जाता है 20,000 का या 30,000 का, और आपको बोलता है कि दे दूंगा, और आपका अच्छा रिलेशन है उसके साथ, तो अगर आप उसको आपने उधार दे दिया 20,000 का, तो क्या उसके ऊपर आप केस कर सकते हो अगर आप वो आपको फ्यूचर में पैसा ना दे तो? दैट इज माई क्वेश्चन। इतना ही मेरा क्वेश्चन है। तो आप सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल कि अगर हमने किसी को उधारी दिया है 20, 30, 50,000 का, लाख रुपए का, और हमारे पास हमने उसको उधारी दे दिया, वो हमारा अच्छा कस्टमर है और हमको हमेशा पैसा वापस देता था, पर कभी ऐसा हो गया कि वो पैसा वापस नहीं दे पाया, तो क्या आप उसके ऊपर केस कर सकते हो या नहीं? दैट इज माई क्वेश्चन। तो द आंसर इज यू कैन नॉट केस। आप केस नहीं कर सकते, आप स्यू नहीं कर सकते, आप केस नहीं फाइल कर सकते, आप स्यू नहीं कर सकते। स्यू मतलब केस करना, टेक्निकल लॉफुल लैंग्वेज है। तो स्यू नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। क्यों बोलेगा सर, क्यों नहीं कर सकते? बताओ तो सही। आप खाली बोल रहे केस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? पैसा हमारे पास बिल भी होगा, हमने इसको जो बिल दिया है उस बिल पे इसका साइन भी होगा, सब कुछ होगा, फिर क्यों नहीं केस कर सकते मिस्टर काका मिस्टर पापा पे? तो जब आप केस करने जाओगे ना बच्चे लोग, तो आप कहां जाओगे? सबसे इंपॉर्टेंट, आप कोर्ट में जाओगे। तो कोर्ट बोलेगा मिस्टर काका को, मिस्टर काका जब आपने गुड्स मिस्टर पापा को बेचा था उधारी में 30,000 का, हाँ, मिस्टर काका ने इसको 30,000 का गुड्स कैसे बेचा था? उधारी पे। उधारी मतलब क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचा। ये 11वीं पढ़ चुके हैं क्रेडिट वेडिट क्या होता है। तो मिस्टर काका से पूछा जा रहा है कोर्ट में, मिस्टर काका जी, क्या आपने जब गुड्स 30,000 रुपए का उधारी पे भेजा था मिस्टर पापा को, तो क्या हमको बताया था? कोर्ट डायरेक्ट यही पूछेगा, क्या आपने हमको बताया था, हमको साक्षी रखा था, या आप हमको बताने आए थे कि आपने इसको इतने का गुड्स बेचा है? तो मिस्टर काका बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आपको तो नहीं बताया था, ये तो मैंने ऐसे बेच दिया था। तो कोर्ट बोलेगा जो चीज हमारे सामने हुई नहीं है, जिसका प्रूफ हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम कैसे केस ले सकते हैं? वी कैन नॉट टेक द केस, हम केस नहीं ले सकते। सो द प्रॉब्लम हियर एग्जिस्ट। ये प्रॉब्लम आ गई कि इसने इसको उधारी बेचा, ये वापस नहीं कर रहा है, तो मिस्टर काका केस नहीं कर सकता। अब केस नहीं कर सकता मतलब समझ लो पैसा डूब गया, तो पैसा डूब गया। तो इस इंसिडेंट से काका को थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ। मिस्टर काका गया अपने लॉयर के पास जाके बोला ऐसा ऐसा हुआ है साहब, हमने 30,000 के गुड्स एक मिस्टर पापा नाम का इंसान था उसको बेच दिए और अभी वो पैसा नहीं दे रहा है।
और हम कोर्ट में भी जाके आए और कोर्ट वाले मना कर रहे कि हम केस नहीं लेंगे क्योंकि आपने हमको बता के ये सब किया नहीं था। ठीक है, तो मिस्टर काका का जो लॉयर है वो उसको बोलता है ठीक है, आज के बाद आप किसी पहचान वाले को भी अगर उधारी देते हो, ध्यान से सुनना बच्चे लोग क्या बोल रहा हूं, कौन किसको बोल रहा है, लॉयर, किसका लॉयर, काका के लॉयर, काका का लॉयर काका को समझा रहा है, क्या समझा रहा है कि अगर आप फ्यूचर में कभी गुड्स किसी को बेचते हो उधारी में, चाहे वो कितना भी पहचान वाला हो, आप ऐसे ही नहीं बेच देंगे, उसके लिए मैं जो बोल रहा हूं वो करेंगे। ठीक है, तो मिस्टर काका बोलता है ठीक है, हम आप लॉयर जो बोलेंगे वही करेंगे क्योंकि एंड में हमारे लिए केस कौन लड़ने वाला है सर, लॉयर लड़ने वाला है। तो लॉयर बोलता है काका को कि आज के बाद जब भी आप किसी से गुड्स बेचोगे, किसी को भी गुड्स बेचोगे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, मिस्टर काका यानी सेलर का जो लॉयर है वो क्या बोल रहा है मिस्टर काका को कि आज के बाद अगर आप कभी भी गुड्स बेचोगे तो ऐसे ही मत बेच देना जैसे मिस्टर पापा को बेचा था, नहीं तो मैं भी आपको नहीं बचा पाऊंगा। तो मिस्टर काका बोलता है ठीक है, तो पूछता है क्या करना है, मिस्टर काका पूछता है लॉयर को क्या कैसे बेचूं फिर। तो आगे चल के अगर कोई आता है आपके पास उधारी में गुड्स खरीदने, तो यू शुड मेक अ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बनाने का, बिल तो उसको देने का, कौन सा बिल, इनवॉइस, जो नॉर्मल बिल होता है दुकानदार वाला बिल, वो तो देने का। उसके अलावा जो उधारी में खरीद रहा है उससे ये बनवाने का, उसको ये बनाने का हम बनाएंगे और उसे साइन करवा के लेने का। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है वो हम धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इधर मिस्टर काका कौन है, सेलर, मिस्टर पापा कौन है, बायर। अब क्या हो गया, वापस से मिस्टर काका के पास एक और बंदा आया, अच्छा रिलेशन है उसका भी, हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, मिस्टर काका का अच्छा रिलेशन है, वापस एक और बंदा आया मिस्टर काका के पास गुड्स खरीदने के लिए, मिस्टर चाचा। कौन है, मिस्टर चाचा। तो मिस्टर चाचा जब गुड्स खरीदने को आता है तो मिस्टर चाचा बोलता है मिस्टर काका को, काका मुझे 50,000 के गुड्स चाहिए। कितने गुड्स चाहिए, 50,000 के। मिस्टर काका और चाचा का काफी अच्छा रिलेशन है, जूना ग्राहक है, पर अभी उसके साथ एक घटना घटी है कि जूने ग्राहक भी पैसा नहीं देते हैं, तो उसके लिए उसने जो लॉयर ने बोला था वो काम करने जा रहा है। क्या बनाने जा रहा है वो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है सर, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे certain amount to a particular person after a particular period of time, specified time, तो उसको बोलते हैं हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब कैसे बनेगा सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देखो ध्यान से सुनो, मिस्टर काका क्या कर रहा है, बेच रहा है किसको, मिस्टर चाचा को। कितने गुड्स बेच रहा है, सेल्स ₹50,000। कैसे बेच रहा है, क्रेडिट पे बेच रहा है, पर मिस्टर चाचा और मिस्टर काका अच्छे रिलेशन में, उधारी में दे दिया, ठीक है, पर नॉर्मल तरीके से नहीं दे सकते, तो मिस्टर काका ने क्या किया, एक नॉर्मल बिल बना के दिया मिस्टर चाचा को, जो आपको दुकान से कोई भी सामान खरीदते हो बिल मिलता है वो। और दूसरा काका ने क्या किया, एक बिल भी बनाया। बिल कौन सा, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको हम लोग चेक कैसे दिखता है आपका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपका चेक दिखता है वैसा ही ये दिखेगा। ये हम डिटेल में करेंगे, ये मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, बट जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका फॉर्मेट सब अच्छे से पढ़ेंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसा होता है सर, यहाँ पे एक स्टैंप होता है। स्टैंप का मतलब जो गवर्नमेंट मारेगी वो स्टैंप, ठीक है।
उसके बाद सर यहाँ पे जो काका है उसका नाम, एड्रेस और ये सब रहेगा। यहाँ पे जो काका था इसका नाम और एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लिखा रहेगा कि इसको हम उधारी कौन से कंडीशन पे दे रहे हैं। कौन दे रहा है उधारी? हु इज गिविंग उधारी? मिस्टर काका। किसको उधारी दे रहा है? मिस्टर चाचा को। यहां पे सर चाचा का एड्रेस एंड नेम एंड ऑल लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे सर सिग्नेचर एक्सेप्ट किया जिसने उसका, और यहां पे सिग्नेचर काका का, ठीक। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट मैं इंट्रो दे रहा हूं कि कैसा दिखता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऐसा दिखता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या लिखा रहेगा सर? इसमें लिखा रहेगा, अच्छा ये कौन बना रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हु इज मेकिंग दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज? सर काका। क्यों काका? क्योंकि काका का पैसा डूबता है ना, तो काका को बनाना पड़ेगा ये। और इसमें क्या लिखेगा वो? इसमें लिखेगा, मिस्टर काका लिखेगा कि पे टू मी। क्या बोलेगा? पे टू मी। अभी जैसे इसने बोला क्रेडिट, तो कितने महीने का क्रेडिट? 3 months। ये बोलता है 3 महीने बाद में मैं पैसा दूंगा, 3 महीने बाद। तो ये कौन बनाएगा? यहाँ पे जो बनाएगा उसका नाम आएगा काका। उसका एड्रेस जो भी रहेगा वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ये जो रिसीव करेगा, जो उधारी लेता है, उसका नाम। फिर सिग्नेचर यहाँ पे चाचा का, यहाँ पे सिग्नेचर काका का। ये बना कौन रहा है? बना कौन रहा है? काका बना रहा है। काका काहे के लिए बना रहा है? ताकि उसका पैसा डूबे ना, ठीक है। तो अब उसमें क्या लिखेगा वो? ही विल राइट लाइक दिस। इंग्लिश है थोड़ा सा, अब बेसिकली इंग्लिश में आपको एग्जामिनेशन लिखना तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश को जरा ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, और यही सेंटेंस बार बार आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेगा 3 months, क्या बोला? 3 months आफ्टर द डेट। ये कौन लिख रहा है? ये लिख रहा है मिस्टर काका। ये पूरा ये किसने बनाया है? मिस्टर काका ने बनाया है। क्यों बनाया है? मिस्टर चाचा का साइन लेने के लिए। अब क्यों बना रहा है वो भी हम देखेंगे। अभी फिलहाल क्या लिखेगा उसके अंदर वो देखो। 3 months आफ्टर द डेट पे टू मी। हाँ, कौन बोल रहा है? मिस्टर काका बोल रहा है 3 months आफ्टर द डेट, ये डेट के 3 महीने बाद, पे टू मी, और माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज, कितना है? 50,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। ठीक है, ये मैंने आपको एक छोटा सा बताया कि ऐसा दिखेगा। अभी इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चैप्टर पूरा ये फॉर्मेट अच्छे से बड़ा फॉर्मेट लिखा के करने वाला हूँ। तो ये सिर्फ मैं आपको एक परफॉर्मा बता रहा हूँ कि ऐसा दिखता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिकॉज आप इमेजिन करते बैठोगे कि चैप्टर का नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब ही नहीं पता चल रहा है, मतलब इमेजिन ही हो रहा है। क्योंकि कोई भी चीज हमको तब समझती है जब इमेजिनेशन होता है। इमेजिनेशन होता है, हाँ, ट्रेन, तो ट्रेन दिखने लगती है माइंड में। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसा दिखता है। ये बार बार भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब आएगा तो आपको ये इमेज दिखनी चाहिए। अच्छा, कौन बना रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? मिस्टर काका। अच्छा, ये बना के मिस्टर काका ने ऐसा लिख दिया कि 3 महीने बाद ये क्यों बना रहा है, वो इससे पैसा डूबे नहीं, ये पैसा इसको दे कैसे भी करके। तो मिस्टर काका बोलता है, मिस्टर काका ये बना रहा है, तो मिस्टर काका ये लिखता भी है इसमें, 3 महीने बाद मुझे पे करो, या मैं जिसको बोलूंगा उसको पे करो। A sum of rupees 50,000 only for the value received। जो आपने सामान रिसीव किया है उसके बदले जो 50,000 रुपए देना था वो आप हमको दो। तो कोई बोलेगा सर ये लिख के क्या फायदा, पैसा देगा क्या ये? अब जैसे ही ये बना है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है
तुरंत काका लेके जाएगा चाचा को। कहाँ लेके जाएगा सर? अपना नोटरी ऑफिसर के पास। हु इज नोटरी ऑफिसर? मामलेदार वगैरह बैठते हैं वो सब, वहां पे नोटरी ऑफिसर होते हैं। नोटरी ऑफिसर के पास उनके सामने बैठ के, ये बिल तो मैंने पहले से बना लिया, उनके सामने बैठ के चाचा यहां साइन करेगा और काका यहां साइन करेगा और यहां पे स्टैंप लगेगा। ठीक है, जैसे ही हो जाएगा सर इट विल बिकम अ लीगल डॉक्यूमेंट। क्या बन जाएगा बच्चे लोग? दिस विल बिकम अ लीगल डॉक्यूमेंट, दिस विल हैव वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। मतलब कानून की आंखों में इसकी बहुत वैल्यू होगी। और अगर फ्यूचर में मिस्टर चाचा नहीं पे करता है मिस्टर काका को, नाउ मिस्टर काका कैन स्यू मिस्टर चाचा। मिस्टर काका किसको स्यू कर सकता है सर? चाचा को आराम से। स्यू मतलब केस कर सकता है, बिकॉज नाउ ही हैज अ डॉक्यूमेंट विच इज वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ, बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट इज गवर्न्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मैंने अब स्टार्टिंग में आपको बताया था द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये एक्ट के द्वारा ये चीज इसको गवर्न किया गया है, तो ये कानूनी है, इसीलिए ये बनाना जरूरी है। किसी को भी आप उधारी बेचते हो तो आपको ये बना के ले लेने का, नोटरी ऑफिसर के पास जाने का, मामलेदार के पास जाने का, उसके सामने बैठ के जो बायर है उससे साइन करवाने का और खुद भी साइन करने का, ताकि 3 महीने बाद ये बंदा पैसा आपको देगा ही देगा। आपका बायर आपको पैसा देगा, और अगर नहीं देगा तो कानूनी को तौर पर आप कार्रवाई कर सकते हो और कार्रवाई करके आप पैसा निकलवा सकते हो। बात समझ में आ रही है सबको बच्चों? तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कमर्शियल वर्ल्ड। बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी इसमें हम कुछ टर्म्स देखेंगे। सर सबसे इंपॉर्टेंट, मिस्टर काका कौन है? मिस्टर काका कौन है? सर सेलर। तो इसने ये बिल बनाया, हु मेड दिस बिल? मिस्टर काका। किसकी सेफ्टी के लिए? खुद की सेफ्टी के लिए उसने बनाया। तो मिस्टर काका इज सेलर। दूसरा, मिस्टर काका का दूसरा नाम होगा ड्रॉवर। ड्रॉवर, ड्रॉवर मतलब वो वाला ड्रॉवर नहीं है, ये अलग ड्रॉवर है भाई, आपके अलमारी का ड्रॉवर नहीं है। नहीं तो बोले अलमारी का ड्रॉवर है, काका को खींच लो। अलमारी का ड्रॉवर नहीं है भाई। ड्रॉवर का मतलब अ पर्सन हु ड्रॉज दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉज मतलब जो बना रहा है, जो बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है उसको बोलते हैं ड्रॉवर। तो कौन होता है ड्रॉवर? हमेशा सेलर ही होता है ड्रॉवर। इधर सेलर कौन है? मिस्टर काका। सो मिस्टर काका विल बी ड्रॉवर। इसका तीसरा नाम सर क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रेडिटर? क्रेडिटर मतलब ही हैज टू रिसीव फ्रॉम सम पर्सन। ठीक है, मिस्टर काका को किससे लेना है? मिस्टर चाचा से। तो मिस्टर चाचा विल बिकम डेटर। डेटर मतलब किसके लिए? मिस्टर काका के लिए मिस्टर चाचा डेटर है। मतलब मिस्टर चाचा किसको पे करेगा? मिस्टर काका को, तो इसलिए डेटर हो गया। और मिस्टर चाचा को किसको पे करना है? मिस्टर काका को, तो इसलिए मिस्टर काका क्रेडिटर हो गया। किसका क्रेडिटर? मिस्टर चाचा का। देखो डेटर और क्रेडिटर 11th में नहीं पढ़ा है ना, तो बत्ती गुल होने वाली। अगर नहीं समझता है तो मेरे को कॉल करने का और पूछने का कि सर डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। आई विल एक्सप्लेन यू, बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड डेटर एंड क्रेडिटर, बत्ती गुल है ना, फिर कैसे चलेगा? इफ यू डोंट नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, हाउ यू आर सपोज्ड टू बी इन 12th बच्चा लोग। सो इफ यू डोंट नो डेटर एंड क्रेडिटर, काइंडली आस्क, बिकॉज नाउ आई एम अनेबल टू सी यू ऑल। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं और मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता नहीं चलेगा किसको कितना समझ में आ रहा है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, कमेंट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मैं उसका डाउट सॉल्विंग करूंगा। कॉल कीजिए, ग्रुप बनाया गया, ग्रुप पे नंबर है, कॉल कीजिए मुझे, ठीक है। सो डेटर मतलब अ पर्सन फ्रॉम वी हैव टू रिसीव मनी। जिस पर्सन से पैसा लेना बाकी होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटर। तो मिस्टर काका के लिए मिस्टर चाचा कौन है? डेटर। और क्रेडिटर कौन होता है? जिसको हम पे करना बाकी होता है। तो मिस्टर चाचा किसको पे करना बाकी है? मिस्टर काका को, तो ही विल बिकम क्रेडिटर। सो दैट इज द थिंग। अच्छा, एक और